नमस्ते सभी को। एनएमओ बीकानेर की इस 7 दिवसीय श्रृंखला शक्ति संगम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। एनएमओ बीकानेर ने ये एक अनूठी पहल केवल इसलिए की है ताकि अपने कार्यकर्ता या हमसे जुड़े, हमारे विचार परिवार से जुड़े अन्य संगठनों या हमारे टच में जो भी व्यक्ति हैं, उन सभी को हम किसी रूप में छू सकें, किसी रूप में उनके जीवन को अभी जिस वर्तमान स्तर पर वो हैं, उससे एक पायदान ऊपर उठाने में सहायता कर सकें। तो ऐसे ही पर्सनल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन के लिए ये श्रृंखला शक्ति संगम नाम से आरंभ की गई है। और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए आइए बढ़ते हैं आज के सत्र की ओर, जो कि डॉक्टर देवाराम काकड़ जी द्वारा लिया जाएगा। आप न सिर्फ नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट हैं, अपितु सामाजिक कार्यों में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, योगदान देते रहे हैं। वर्तमान में आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर देवाराम जी आरोग्य भारती के जोधपुर प्रांत के सचिव का दायित्व निभा रहे हैं। स्वस्थ दिनचर्या से सफलता, इस विषय पर आइए सुनते हैं डॉक्टर देवाराम जी से। भाई साहब, आपका स्वागत है एनएमओ बीकानेर परिवार की ओर से। स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज। जी नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और सभी अपना स्वस्थ सुखी जीवन के साथ सुखी रहें, ऐसी मंगल कामना करते हैं। आज एनोमो के द्वारा विषय रखा गया है स्वस्थ दिनचर्या से सफलता की ओर। तो हम कैसे स्वस्थ रहें जिससे हमारा जीवन सफल रहे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कहते हैं कि जीवन में अहम कोई उद्देश्य है, वो है खुश रहना। तो हम खुश तभी रह सकते हैं जब हमारा जीवन स्वस्थ हो। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें ही प्रयास करना पड़ेगा। जैसे मैं आप लोगों से चर्चा करते हुए बात रखता हूँ कि मरना कोई नहीं चाहता, सब स्वस्थ सुखी जीवन जीना चाहते हैं। वर्तमान समय में देख रहे हैं कि हम चाहते हुए भी ऐसे अनेक बीमारियों से लोगों को बचा नहीं पा रहे। क्यों नहीं हम हमारी दिनचर्या को स्वस्थ रखने के लिए कुछ प्रयास करें, जिससे हम बीमार न हो। प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी का मूल सिद्धांत है, वो है कि स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा, न कि बीमार होने के बाद प्राकृतिक चिकित्सा क्रियाओं का अभ्यास किया जाए। हम बीमार न हो, इसके लिए समय समय पर प्राकृतिक चिकित्सा का अभ्यास करें। योग, नेचुरोपैथी, आहारचर्या, इन सबको मिला करके हमारे जीवन को स्वस्थ रखें, जिससे हमारा जीवन सफल हो। कहते हैं कि आज वर्तमान समय में सबको अच्छा भोजन चाहिए, लेकिन खेती करना कोई नहीं चाहता। सबको स्वच्छ जल चाहिए, लेकिन जल बचाना कोई नहीं चाहता। सबको देसी गाय का अच्छा दूध चाहिए, लेकिन गाय रखना कोई नहीं चाहता। इसी प्रकार कहते हैं कि स्वस्थ रहना सब चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। तो इसी विषय को लेकर के आज मैं चर्चा का शुभारंभ करता हूं कि आखिर में हम स्वस्थ कैसे रहें, और हमारे ही इर्द गिर्द स्वस्थ रहने की कुछ न कुछ सुविधाएं हैं, जिसका हम अच्छे से यदि ध्यानपूर्वक चिंतन करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि हमारी दिनचर्या की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। हम बीमार क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं कारण तो यही है कि हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, हमारा आहारचर्या ठीक नहीं है। जबकि हमारे तो भोजन औषधि ही आहार, ये दवाई को ही भोजन कहा गया है, आहार ही औषधि है। तो कहीं ना कहीं हमारी कहाँ गड़बड़ी हो रही है जिस कारण से हम बीमार हो रहे हैं? हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है या हमारा भोजन ठीक नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत में आहार को लेकर के ये चीज कही गई है कि अप्राकृतिक आहार, अनियमित दिनचर्या रोगों का मूल कारण। आपका भोजन खान पान ठीक नहीं है और आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, तो कई अनेक बीमारियों से आप ग्रस्त हो जाएंगे। तो मूल सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो हमारी दिनचर्या यदि हम ठीक कर लें, हमारे भोजन को ठीक कर लें, तो हम अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचाव कर सकते हैं अपना। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो किसी भी कार्य में हम कैसे सफल होंगे? आप एक बार विचार करिए कि एक विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में होशियार है, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा फौज में जाएगा तो जवान कैसे बनेगा? अनेकों क्षेत्र है, साहित्यकार हो सकता है, संगीतकार हो सकता है, चिकित्सीय क्षेत्र हो सकता है।
किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले हमें स्वस्थ जीवन चाहिए। तो शुरुआत हम करते हैं कि हमारी दिनचर्या कैसी रहे, क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाए तो समय की बहुत मारामारी रहती है। समय कम है, काम ज्यादा है, तो उस समय में हम हमारे लिए कितना समय निकाल सकते हैं, हम प्रायोरिटी दे करके हमारे लिए कैसे समय निकाल सकते हैं। क्योंकि हम निर्जीव चीज है उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। जैसे आप एक बाइक का पेट्रोल डलवाने जाएंगे और उसने गलती से पेट्रोल पंप में डीजल डाल दिया, तो हम तुरंत उस पर बढ़ जाएंगे, ये क्या कर दिया, 50,000 की मोटरसाइकिल खराब कर दी, हम गुस्से में हो जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे शरीर के अनुकूल हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर चिंतन नहीं करते। मैं स्पष्ट कहूंगा कि वर्तमान समय में आप देखेंगे शहर के पास में सड़क के किनारे कितने ठेले लगे हुए हैं, कितनी प्रकार की चीजें, वहां भीड़ लगी रहती है। किस समय पर क्या खाना चाहिए इसका हम बिल्कुल भी चिंतन नहीं करते। क्या हमने अपने पेट को कचरा पत्र बना दिया, जब चाहो कुछ भी खा लो। हमारे पूर्वज या हमारे ऋषि मुनियों ने कितना अच्छा अनुसंधान करके हमारे भारतीय कल्चर के अनुसार अनेकों छोटी छोटी चीज का शोधन शोध करके हमारे लिए बहुत सारे प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। लेकिन हम उस पर आजकल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या इसका ज्ञान में बीच में गैप आ गया। इस कारण से कहीं ना कहीं हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं होने के कारण से भी घरेलू उपचार या घरेलू चीजों का हम उपयोग नहीं ले पाते हैं। हर छोटी सी चीज पर हम कहीं ना कहीं दूसरी चीज पर आधारित हो जाते हैं, जिस कारण से हमारी बीमारी ठीक नहीं होती। दिनचर्या की शुरुआत यदि देखते हैं तो सुबह प्रातःकाल जागरण, हमें स्वस्थ रहना कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं तो सबसे पहले प्रातः जागरण। हम सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह जितने भी विद्यार्थी या बहुत सारे लोग सूर्य उदय होने के पश्चात जगते हैं, उनको नींद की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है कि रात को नींद नहीं आती। जिनको भी नींद नहीं आती उनके लिए स्पष्ट चीज है कि रात को समय पर सोइए, सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगिए। प्रातःकाल उषापान, उषापान मतलब गुनगुना जल। आप जितनी अपनी क्षमता अनुसार आवश्यकता अनुसार ज्यादा नहीं पीना, लेकिन सुबह हल्का गुनगुना पानी पीना। नित्य क्रम आदि से निर्वत होने के बाद सबसे पहले हमारे अभी दैनिक दिनचर्या में आ गई है एक चाय। और दिन में हम कितनी बार पीते हैं? एक अभी कुछ दिन पहले सजन मिले, वो बता रहे थे मैं 25 बार दिन में चाय पीता हूँ। अब आप कल्पना करिए कि जो दिन में 25 या 30 बार चाय पीता है, तो उसके शरीर की आमाशय की क्या स्थिति होगी। तो प्रातःकाल हमें क्या लेना चाहिए जिस कारण से हमारा पाचन अच्छा रहे और जो कुछ भी हम भोजन ले वो अच्छे से पचे। तो उसके लिए सुबह प्रातःकाल हमने आंवला मेथी का पानी लीजिए एक दिन, एक दिन आप तुलसी का पानी लीजिए, एक दिन आप अजवाइन का पानी लीजिए, एक दिन सौंफ का पानी लीजिए। अब इनकी विधि बहुत सरल सी है। सौंफ का पानी लेना है, 1 चम्मच सौंफ भिगो दीजिए, सुबह हल्का गुनगुना करके छान लीजिए और खाली पेट आधा गिलास पानी पी लीजिए। इसी प्रकार अजवाइन का है, 1 चम्मच रात को भिगोइए, सुबह हल्का गुनगुना करिए और खाली पेट सुबह पी लीजिए। सेम यही क्रम आंवला और मेथी दोनों कंबाइंड, भिगो दीजिए 1 चम्मच, सुबह गुनगुना करना, आधा गिलास सुबह पानी पीना। उस पानी पीने के बाद में 25 से 30 मिनट तक कुछ नहीं लेना, ताकि हमारे आमाशय और हमारे आंतों को सफाई डिटॉक्स करने के लिए ये पूरा प्रक्रिया में समय लगे उसको, और अच्छे से वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो। इसके लिए इसका विशेषकर आपको ध्यान में रखना है कि ये चीजें नहीं लेना। एक दिन छोड़ के दिन लीजिए। अब तुलसी का पानी है, 4-5 पत्ते तुलसी लीजिए, 2-3 काली मिर्च लीजिए, आधा गिलास पानी में आप उबालिए, हल्का उबल जाए तो उसको पीने जैसा करिए, सुबह पे ले लीजिए। अब हम सुबह प्रातःकाल जब ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट की शुरुआत हमारे मैदा मावा इन सब चीजों से होती है। क्यों नहीं हम अंकुरित से शुरुआत करें? चना है, मूंग है, फल है, इनसे शुरुआत करें। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं कि स्वस्थ कौन है? यदि हम इस चीज का विशेषकर ध्यान देंगे
जिसमें कहते हैं सामान्य जिसको भूख लगती हो, भोजन से तृप्ति मिलती हो, शारीरिक क्रियाएं सामान्य हो, स्वस्थ चिंतन करता हो, त्वचा नम हल्की और कोमल हो, नींद गहरी तथा पर्याप्त आती हो, वो व्यक्ति स्वस्थ है। यदि हम इन चीजों में आते हैं और ये चीजें हमारे अभी दैनिक दिनचर्या में नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि हम किसी न किसी एक बीमारी की ओर जा रहे हैं, जो जल्द ही हमारे शरीर में वो विकसित होने वाली है। इन चीजों से बचाव के लिए हम स्वस्थ रहें, तो इसके लिए मैंने ये 3-4 चीजें बताई है सुबह प्रातःकाल। और सुबह का जो अल्पाहार है तो अंकुरित लीजिए, फल लीजिए, उबली हुई सब्जी लीजिए, दलिया लीजिए, चाय, मावा, मैदा, इन चीजों से आप तो दूर रहिए। कभी कभार लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन दैनिक दिनचर्या में हम इन चीजों का प्रयोग नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारा भोजन, अल्पाहार के बाद आता है भोजन। जिस भोजन को सूर्य और हवा का स्पर्श होता हो, वो भोजन हमारे लिए अमृत है। जिस भोजन को सूर्य और हवा स्पर्श नहीं करते, वो हमारे लिए एक सड़ा हुआ भोजन कह सकते हैं। अब इसमें कैसे करें? जो चीज कुकर में बनाते हैं, वो कुकर में पकाया नहीं जा सकता उसको। ना उसमें सूर्य की रोशनी स्पर्श होती है, ना हवा का स्पर्श होता है उस भोजन को। इसलिए कोशिश करें कि हम वापस पुरानी हमारी जो भोजन बनाने की पद्धति थी, रसायनशाला जो हमारी घर की थी, उसको फिर से विकसित करें। और हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हम यदि प्रयास करेंगे, तो छोटी छोटी चीजों की सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी और हम अच्छे से परिवार में, घर में कर पाएंगे। तो भोजन के लिए क्या होना चाहिए? भोजन करते हैं तो भूख लगी होनी चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं कि मीठा खाना। मीठा खाने का मतलब ये है कि अच्छी भूख लगनी चाहिए। और भूख लगने पर अच्छा भोजन आप कर रहे हैं, तो भोजन के अंदर अपने लोकल, जिस शहर में, जिस राज्य में हम रहते हैं, उस जगह का उपजाऊ अनाज होना चाहिए। हम राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान बीकानेर रहते हैं, तो बीकानेर के आसपास में सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाली चीजें जैसे बाजरा, तिल, चना, मूंग, मोठ इत्यादि कुछ फसल हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम इनका उपयोग समय समय पर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि प्रकृति ने जिस जगह पर हमें जन्म दिया है, जिस जगह पर हम हैं, उस जगह के आसपास का जो अनाज है पैदा, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है और इन्हीं में वापस मिलने वाला है। तो जिस जगह पर हम हैं, उस जगह के जो उपजाऊ है अनाज, उस अनाज का हमें उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारे ज्यादा शरीर को वो एक्सेप्ट करेगा, पाचन अच्छा करेगा, रक्त मस्ती मजा अच्छे से तैयार करेगा। अब भोजन जब करते हैं, तो सलाद हो, यहाँ का अपना लोकल अनाज की रोटी हो, और तली हुई चीजें, मसाले, तेज गरम, ये आदि कम लेवें। ये जनरल चीज है, मैं जो बता रहा हूँ आप सबको ये चीजें मालूम भी है कि बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा गरिष्ठ चीजें, हम ज्यादा ऑयल की चीजें ले रहे हैं, वो हमारे शरीर को पाचन में प्रोसेस नहीं कर पाते, वो फैट के रूप में हमारे शरीर में जम रहा है। कारण क्या है कि जितना ऑयल हम ले रहे हैं, उतना शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, उतना हमारा काम नहीं रहा है शारीरिक, जिस कारण से हमें इतनी ऑयल की अभी आवश्यकता नहीं है। तो कम से कम इन ऑयल के चीजों का उपयोग लें भोजन में, और भोजन को चबा के करें। प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं कि भोजन को पियो और पानी को खाओ। भोजन को पियो का कहने का तात्पर्य यह है कि भोजन को इतना अच्छे से चबाओ मुंह में, जो रस बन करके अंदर जाए। अभी हमने क्या किया है? हाथों का काम दांतों को दे दिया, दांतों का काम आंतों को दे दिया। जितना भोजन छोटे मिक्स हो सकता है हाथों से, तो वो हमने दांतों को दे दिया। जल्दी जल्दी भोजन करने से जो दांतों को काम करना चाहिए था, वो हमने आंतों को दे दिया। तो जितना जल्दी जल्दी भोजन करेंगे और भोजन को अस्त व्यस्त करेंगे, तो ये जिस प्रकार हम किसी मशीनरी के अंदर हम यदि अनियमित कोई चीज यदि उसको देंगे, डालेंगे, तो वो उसका इंजन कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, इंजन में गड़बड़ी आएगी। तो क्यों नहीं हमारा भोजन है वो हम अच्छे से करें और शांत मन से करें। कितनी भी जल्दी हो, भोजन का समय हमारा निश्चित हो,
और उस समय हम भोजन करें जिससे हमारा मन प्रसन्न हो। तनाव में भोजन नहीं करना, जल्दबाजी में भोजन नहीं करना, और भोजन को चबा चबा के कीजिए। इसलिए भोजन को पीना, पानी को खाना। पानी को खाने का मतलब है पानी भोजन के बाद 30 मिनट बाद आप यदि पानी को लेते हैं तो धीरे धीरे लेना, घूंट घूंट करके लेना, ऐसा लगना चाहिए जैसे खा रहे हैं कोई चीज। तो इन भोजन करते समय ये हमारा ध्यान रहे, भोजन करने के 2 घंटे तक हमें किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का खाने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप जल ले सकते हैं, भोजन के साथ आप छाछ ले सकते हैं, लेकिन हम हमारे जैसे मेहमान आ गए या कहीं बाहर चले गए तो हम भोजन करने के आधे घंटा बाद कुछ ना कुछ खा लेते हैं, तो पूरे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करने का काम करता है वो। भोजन के 2 घंटे बाद आप यदि भूख लगती है तो कुछ फल ले सकते हैं, अनार है, पपीता है, अमरूद है, इन चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि में हल्का भोजन लीजिए, दलिया खिचड़ी हल्का भोजन करिए। वैसे अपने भारत के कल्चर में एक पुराना यदि आप इतिहास देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि सुबह का भोजन हेवी और रात्रि का भोजन हल्का। हम भरपेट गरिष्ठ जितना भोजन अच्छे से खा सकते हैं वो रात्रि में खा के सो जाते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी होगा। जित आप दिन में आप भोजन करिए अच्छे से, रात्रि में भोजन हल्का करिए। ये एक भोजन का, और बहुत ज्यादा खाने की आदत मत डालिए, बार बार खाना ये चीज ठीक नहीं है। और समय समय पर उपवास करना। यदि हम स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं चल रही है, तो प्रकृति ने, ईश्वर ने साल भर में 2 ऐसे अवसर दिए हैं हमें जो बॉडी प्रकृति के अनुसार डिटॉक्स करती है। दोनों नवरात्रा, अभी जो अक्टूबर दिवाली से पहले और जो होली के बाद जो नवरात्रा आ रहे हैं, तो उस समय उपवास करने का अभ्यास करिए। ये 2 संधि काल के समय आते हैं, एक आता है सर्दी, गर्मी से सर्दी की ओर, और दूसरा नवरात्रा आता है उन्हें सर्दी से वापस गर्म की ओर जाने के लिए, गर्म से सर्द और सर्द से गर्म। ये संधि काल का समय है। प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं कि जब संधि काल का मौसम का समय होता है उस समय बॉडी खुद स्वयं डिटॉक्स करती है, तो उसके लिए कम आहार की जरूरत है। हम यदि भरपेट यदि उस समय आहार लेंगे तो बॉडी डिटॉक्स नहीं करेगी। तो कितना अच्छा हमें एक अवसर मिला है कि हम साल में 2 बार उपवास करने का, क्योंकि इसके पीछे विज्ञान है। और उपवास करने के प्राकृतिक चिकित्सा में 3 प्रकार के दिए, एक होता है व्रत, आप एक समय हल्का आहार लेकर के आप करते हैं उसको व्रत है। और दूसरा है फलाहार, फलाहार में आप उपवास के अंदर फल ले सकते हैं। दूसरा है, तीसरा है रसाहार, आप अलग अलग प्रकार के जूस ले सकते हैं। और चौथा है जलाहार, आप केवल पानी पे रह सकते हैं। ये 4 प्रकार के उपवास अलग अलग अपने धार्मिक आधार पर भी बताए गए हैं, और हमारे नेचुरोपैथी में भी इन 4 प्रकार के उपवास के बारे में वर्णन किया गया है। तो सबसे उत्तम यदि उपवास माना गया है इसमें, वो जलाहार का माना गया है। केवल जल लेना, जल में जैसे नींबू पानी के अलावा और कोई चीज, रसार नहीं। आप यदि उपवास के दौरान दूध लेते हैं तो उपवास नहीं है, दूध को प्राकृतिक चिकित्सा में पूर्ण भोजन माना गया है। तो उपवास में जल, रस, फलाहार और एक समय का आहार लेकर के व्रत, ये इस प्रकार से हम उपवास करके भी साल में एक बार डिटॉक्स हमारे शरीर को कर सकते हैं। अब है कि हम दिनचर्या, आहारचर्या तो हम ठीक से अपने घर के अनुसार हम रख सकते हैं। अब हमें शारीरिक क्या क्या ऐसी चीजें का ध्यान रखना चाहिए जो सुबह के लेकर शाम तक हम कुछ गतिविधि हमारे शरीर के साथ जोड़ें, जिसमें योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा कुछ क्रियाएं जो हम घर पे आरामदायक स्थिति में कर सकें। सबसे अच्छा है सुबह उत्साहपान जल ग्रहण करने के बाद हम वॉक करें, और वॉक इतनी करें जो हम लंबे समय तक कर सकते हैं। क्या होता है कि अभी बहुत जोश में आकर के हम 2 घंटे तक जिम में जा रहे हैं, 2 घंटे वॉक करके आ रहे हैं, और 1 महीना बाद पता चले कि हम 10 मिनट भी नहीं कर रहे हैं, तो उस समय फिर हमारी पैनक्रिया डिस्टर्ब होगी, हमारा शरीर का सारा सिस्टम गड़बड़ जाएगा, और कुछ न कुछ हमारे शरीर में प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएगी। तो सुबह से शाम तक जब ने दिनचर्या को फिक्स करिए कि हमें 20 मिनट वॉक करना है, 10 मिनट प्राणायाम करना है, और शाम को वॉक करना है, कुछ योगासन करने हैं, तो उनका समय फिक्स करिए और उतना करिए जितना हम कर सकते हैं। अधिक
करना फिर बाद में बंद करना, ये हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो इन चीजों का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि इन चीजें करें। दूसरा है कि कुछ जैसे क्रिया हैं योग की, वो हमें समय समय पर सप्ताह में, महीना भर में एक बार या दो बार कर सकते हैं। जैसे जलनेती क्रिया है, साइनस के लिए सबसे अच्छी क्रिया है। एक, आप यहाँ भी यूट्यूब पर देखेंगे या हमारे सेंटर पे आके एक बार आप सीख लेंगे तो बहुत अच्छे से आप घर पे कर सकते हैं। गुनगुना पानी है, जलनेती का लोटा है, एक नासिका से दूसरी नासिका में पानी निकालना, और उसके बाद में कुछ प्राणायाम करना, बस तरीका है, श्वास की क्रिया है, ताकि पानी पूरा निकल जाए। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि नजला, सबसे बहुत ज्यादा नजला है लोगों को, और वो एलर्जी की दवाई ले लेकर के अपना काम चला रहे हैं, जबकि नजला को जलनेती या रबड़ नेती से एकदम ठीक भी किया जा सकता है। तो अभी इस समय सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में अपने खांसी से, जुकाम से बचने के लिए हमें सूर्य वेदी का अभ्यास करना चाहिए। हमारे शरीर में दो चीजें प्राकृतिक योग के अनुसार मानी गई है कि चंद्र वेदी वो ठंडक का काम करता है, जल तत्व बढ़ाता है, और सूर्य वेदी अग्नि तत्व बढ़ाता है। इन दोनों का अनुपात रहना जरूरी है। जब इनका अनुपात बिगड़ता है तब हमें सर्द गर्म होता है, जुकाम, खांसी, ये सब चीजें बलगम नजदीक शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तक हमारी मूल चीज को ठीक नहीं करेंगे तो हम दवाई लेते रहें। कितने दिन दवाई लेंगे? 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, एक साल। लेकिन हमारी सूर्य भेदी और चंद्र भेदी को यदि हम ठीक कर लेंगे तो हम इन चीजों से बचाव कर सकते हैं। अब बहुत सरल सी चीज है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने उद्बोधन में बहुत बार कहे हैं कि रात को जब भी सोते हैं भोजन करने के बाद, तो बाई करवट सोना। बाई करवट सोने से मतलब है कि हमारा सूर्य सौर तेज गति से काम करना शुरू हो जाता है, थोड़ा अग्नि तत्व शरीर में बढ़ जाता है, जिससे हमारे शरीर का चंद्र भेदी का और सूर्य भेदी का अनुपात बना रहे, और भोजन का पाचन प्रोसेस अच्छे से हो। तब ये दोनों क्रिया मैं आपको इसी ऑनलाइन के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि लेफ्ट साइड की नासिका से श्वास लेना, राइट से छोड़ना, और जितना स्लो धीरे धीरे श्वास ले सकते हैं श्वास लेना, और जितना धीरे छोड़ सकते हैं छोड़ना। कहा गया है कि आप यदि 3 सेकंड में श्वास को ले रहे हो तो 5 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। तो राइट, जब अपने लेफ्ट नाक से श्वास लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं चंद्रभेदी। ये अपने को गर्मी में करने का प्राणायाम है। जब बहुत ज्यादा गर्मी है और हमें बार बार प्यास लग रही हो और गर्मी लग रही है, तो उस समय शरीर में शीतलता प्रदान करता है ये। इस मौसम में, अभी सर्दी के मौसम में, सूर्य वेदी, राइट साइड की नासिका से श्वास को लेना और लेफ्ट से छोड़ना, धीरे धीरे श्वास को लेना और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, इसका आप अभ्यास करिए। तो इस मौसम में हम सर्दी, खांसी, जुकाम, इससे अपने बचाव कर पाएंगे। सर्दी का भी बचाव करेगा ये। तो नजला है, जुकाम है, खांसी है, प्राणायाम और जलनेति, इन क्रियाओं के माध्यम से अपना बचाव कर सकते हैं। और जलनेति का कहीं भी अच्छे से एक बार आप किसी के देख रेख में अभ्यास करने के बाद घर पे आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है, जैसे बहुत सामान्य सी एक चीज है, नेत्र प्रक्षालन, आंखों की धुलाई। रात्रि के समय एक गिलास पानी में आधा चम्मच त्रिफला डाल दीजिए, और सुबह उस पानी को छान करके आंखों का आप धुलाई करिए। इसका एक अलग से कप भी आता है। तो आंखों की रोशनी ठीक रखेगा, आंखों के बार बार होने वाली प्रॉब्लम को होने नहीं देगा, और अपने चश्मे से बचाव रखेंगे तो नजर ठीक रहेगी, आंखों में जलन कम रहेगी, आंखों के आसपास खुजली आना ये आदि कम होगा। तो अब सप्ताह में, 15 दिन में कभी कभी ये चीजों का हम अभ्यास क्रिया कर सकते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ क्रियाएं हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे मिट्टी पट्टी, पेट पर मिट्टी पट्टी, रात को चिकनी मिट्टी को भिगोना और नाभि से नीचे के भाग पर एक पट्टी बना करके 15 से 20 मिनट लगा के रखना, ठंडा। तो अंदर ओस बनाएगा, जिस कारण से हमारा जो मल चिपका हुआ है उसको निकालने का काम करता है, डिटॉक्स करने का काम करता है, हमारे प्रोस्टेट की सूजन को कम करता है ये। और कटी स्नान, इसके आगे यदि अतिरिक्त यदि हम थोड़ा सा, यदि घर पे सुविधा हो तो एक टप आता है कटी स्नान का, उसमें यदि 20-25 मिनट हम पानी में बैठते हैं तो वो अपनी किडनियों को डिटॉक्स करना, प्रोस्टेट को सूजन आदि कम करना, प्रोस्टेट में बहुत लाभकारी चीज है वो। और हमारी दोनों आंतों को साफ करने का काम करता है। तो
कटी स्नान हो गया, गर्म ठंडा सेक हो गया। यदि हमारे पेट में कई समय से मल है, बार बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो आप एक पात्र में गर्म पानी ले लीजिए, एक पात्र में ठंडा पानी ले लीजिए। आप 5 मिनट गर्म पानी में कपड़ा भिगो करके पेट में लगाइए और 3 मिनट ठंडा लगाइए। खाली पेट ये अभ्यास करिए सुबह 15-20 मिनट के लिए। आप देखेंगे कि आपको 10-15 दिन में इसमें बहुत आराम मिलता है। गैस्ट्रिक में आपको फ्रेश होने में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत आराम मिलता है। तो ऐसी कुछ प्राकृतिक जो घरेलू चीजें हैं, बाकी प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारी दूसरी क्रिया हैं जो सेंटर पर ही उपलब्ध हो सकती है, जैसे मड बाथ है, फुट बाथ है, मसाज है, स्टीम बाथ है। ये सब चीजें सेंटर पर जाकर ही हम इनका लाभ ले सकते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा तो कहते हैं कि समय समय पर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसलिए कहते हैं ये जीवन जीने की कला है। इस कला के साथ यदि हम रहते हैं तो हम स्वस्थ सुखी जीवन अपना सकते हैं। ये सब चीजें हमारे दैनिक दिनचर्या के साथ जोड़ने वाली चीजें हैं, जिससे हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो हम सफल रहेंगे। अब कुछ चीजें मैं और ऐड करना चाहता हूं कि हमें जब कुछ प्रॉब्लम होती है उस समय हमें क्या लेना चाहिए। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, आप देखेंगे खांसी जुकाम, श्वास में आने दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए क्या करें। बार बार जैसे सूखी खांसी हो रही, जैसे बल दवाई लेकर के हम ठीक कर लेते हैं जुकाम को, कई बार सूखी खांसी शुरू हो जाती है, रात को सोते ही सूखी खांसी शुरू हो जाती है, सोने नहीं देती है। तो उसके लिए आप देखेंगे अड़ूसे का पौधा कहीं मिल जाता है आपको। अड़ूसा, उसको वासा भी कहते हैं। जितने भी बताते हैं सिर्फ और रिष्ट बनते हैं वो उसमें वासा डाला जाता है। अड़ूसा, अड़ूसे के 2 पत्ते अच्छे से आप पानी से साफ कर लीजिए और 1 गिलास पानी के अंदर उसको उबालना शुरू करिए। 2-3 काली मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए, आपको डायबिटीज नहीं है तो उसमें मिश्री डाल दीजिए। आधा पानी पूरा उड़ जाए, आधा पानी रह जाए, तब उसको छान लीजिए और चाय की तरह उसको पी करके रात को सोते टाइम ले लीजिए। खांसी जुकाम इसके लिए बहुत लाभकारी है ये। मैंने आपको मेरा खुद का निजी अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने सैकड़ों लोगों को इस प्रकार की ये चीज, यहाँ हमारे पौधा लगा हुआ भी है, उसका लाभ भी ले रहे हैं। और बहुत अच्छा इसका एक कभी कुछ समय पहले एक महिला को हमने इसका दिया था, तो वो बता रही थी मेरे को 5-6 साल से खांसी आती है, और उसने करीबन 15 दिन वो लिया। अब वो एकदम ठीक है, स्वस्थ है, खांसी नहीं आ रही है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि सब कुछ नेचुरोपैथी योग में नहीं है। सभी पैथियां, सभी चिकित्सक अपने यथास्थान पर सब संपूर्ण है, कोई किसी से कम नहीं है। सब अपने योग्यता अनुसार और अपने संसाधन अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने रिसर्च के अनुसार सब अपने मन से अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन हमें कहीं से भी अपनी सरल तरीके से घरेलू यदि कोई चीज मिल जाती है, उसका भी लाभ लेने में हमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। दूसरा, अभी अड़ूसा बताया मैंने, अड़ूसे के साथ में आपको शंखपुष्पी का बताता हूं मैं। बताते हैं कि जितने भी अ, याददाश्त के जो रिष्ट बनते हैं, सिर्फ जो बन रहे हैं, वो शंखपुष्पी नाम दे करके बेच रहे हैं। बाजार में कई जगह शंखपुष्पी के नाम से आपको सिर्फ मिल जाएंगे, रिष्ट मिल जाएंगे। आखिर वो शंखपुष्पी है क्या। शंखपुष्पी सबसे ज्यादा राजस्थान में कहीं है तो वो है अपना राजस्थान का बेल्ट, और राजस्थान का भी रेगिस्तानी बेल्ट। बीकानेर, उधर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर का कुछ भाग, इस एरिया में सबसे ज्यादा शंखपुष्पी है। और शंखपुष्पी जिस जगह पर कई वर्षों से कोई खेती नहीं हो रही है, जंगल टाइप है, उस जगह सबसे ज्यादा है। आप यदि गूगल पे देखेंगे शंखपुष्पी, तो हर सफेद फूल आते हैं, छोटी छोटी पत्तियां हैं, और जमीन के पास चिपका हुआ एक छोटा सा औषधीय पौधा है। अब उसका लाभ कैसे लें हम। हमारे पास में मान लो अपने घर के अंदर एक विद्यार्थी बच्चा है जिसको याददाश्त की दिक्कत हो रही है, या बार बार भूल जाता है कोई चीज को, मस्तिष्क संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए शंखपुष्पी बहुत अच्छी गुणकारी है इसके लिए। आप शंखपुष्पी का कहीं से आप पौधा ले आइए, ऊपर से कच्ची कच्ची जो दानी है उसको निकालिए, उसके फूल निकालिए, और रात को 5 बादाम भिगो करके उसके साथ मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, और गाय का दूध मिला करके सुबह खाली पेट उसको पिलाइए। इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगा, पाचन अच्छा करेगा, याददाश्त अच्छा करेगा। और ये अपने यहाँ राजस्थान में तो खूब है। यदि हम आप देखिए कि अपने बीकानेर के आसपास में गोचर भूमि बहुत ज्यादा है। करीबन 57,000 बीघा से ज्यादा गोचर भूमि है, बीकानेर का बड़ा सौभाग्य है ये। और उस जगह पर खूब ये शंखपुष्पी और ये चीजें मिल जाती है, तो इसका भी हम उपयोग ले सकते हैं। होता है सौंफ, सौंफ का पानी।
यदि हमारे एसिडिटी रह रही है, पाचन में प्रॉब्लम है, यूरिन में जलन हो रही है, तो रात को 1 चम्मच भिगो करके, जिनकी शुगर नहीं है वो थोड़ी सी मिश्री मिला करके खाली पेट पानी पीजिए सुबह। एक दिन आपको सौंफ लेना है, एक दिन आपको अजवाइन का पानी लेना है। अजवाइन का दूसरा उपयोग है, आपको बार बार जुकाम लग रहा है, गला खराब हो रहा है, तो अजवाइन की नोज स्टीम लीजिए। 1 चम्मच अजवाइन उबाल करके किसी बर्तन डाल करके नासिका से श्वास लेना, मुंह से छोड़ना, तो गले की सूजन को कम करेगा, बलगम को निकालेगा, और किसी भी प्रकार का ये नुकसान देने वाली चीज नहीं है। तो इस प्रकार की ये चीजें मैंने आपको बताई जो हम घरेलू तौर पर इनका उपयोग कर सकते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें, क्योंकि स्वस्थ रहने का विषय बहुत विशाल है और हर कोई आज चिंतित है कि हम किस प्रकार के हमारे शरीर से स्वस्थ रखें और आनंदित रहें। लेकिन वर्तमान समय में खान पान समझ लीजिए, हमारी दिनचर्या समझ लीजिए, हमारी पारिवारिक परिस्थितियां, हमारी कार्य की परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि हम स्वास्थ्य के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वर्तमान समय में धन प्राप्त करने के लिए हम स्वास्थ्य खो रहे हैं और पुनः स्वास्थ्य पाने के लिए धन खो देते हैं। तो क्या होना है इस जीवन में, ये तो सब जो अपने सब आस्तिक लोग हैं और ये विश्वास रखते हैं कि जितना ईश्वर ने हमें श्वास दिया उतना हमें रहना है। लेकिन जितना हमें ईश्वर ने श्वास दिया है उतने समय हम स्वस्थ रहें, उसके लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए। क्योंकि क्या खाना क्या नहीं खाना कब नहीं खाना, कब सोना कब जगना, ये हमारी दिनचर्या में यदि आ जाए तो समझ लो कि हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे हमारे जीवन का। हम कहते हैं कि हम शुभ चिंतक हैं, तो मैं कई बार बहुत बार बोलता भी हूँ कि हम शुभ चिंतक किसके हैं, जब हम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रख सकते, हमारे परिवार में हम 4 मेंबर रहते हैं, उनको हम स्वास्थ्य के लिए कठोरता से कुछ कह नहीं सकते, तो हम आखिर में शुभ चिंतक किसके बनेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत अपने से करिए। वो कहते हैं ना कि माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना मना कहाँ है। शुरुआत तो करें हम, अपने से शुरुआत करें, अपने परिवार से शुरुआत करें। और स्वस्थ सुखी रहने के लिए जितना ज्यादा प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना ही ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि ये तो निश्चित है कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। मनुष्य ने सब कुछ बना दिया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी है, गाड़ियां बना दी है, और बहुत सारे आविष्कार कर दिए, हवाई जहाज बना दिए हैं, रेलवे ट्रैक बना दिए हैं, मतलब अनगिनत चीजें मनुष्य ने की है। लेकिन वो सब चीजें मनुष्य को बना नहीं सकती, वो तो प्रकृति ने दिया है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और अंतोगत्वा 5 तत्व इन्हीं में वापस मिलने वाला है, ये सत्य है। तो हमारे शरीर की देख रेख, हमारे शरीर की मरम्मत करने के लिए हमारे पास 5 बहुत महत्वपूर्ण चीजें, उनका हम उपयोग करें। कहते हैं 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ किसी को बनाया है तो मनुष्य है, जिसको संपूर्ण ईश्वर ने अधिकार दिया है बोलने का, सुनने का, गाने का, जाने का, आने का, जब सब चीजों का मनुष्य कर सकता है। बाकी जितने भी 83,99,999 को देखते हैं तो किसी ने किसी में कोई ना कोई कमी रखी गई है। कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, ऐसी कुछ न कुछ परिस्थितियां रखी है। और आप देखेंगे कि जब जानवर, पक्षी, पशु ये बीमार होते हैं तो सबसे पहले भोजन बंद करते हैं, खाना बंद करते हैं, भोजन नहीं करते। और प्राकृतिक चिकित्सा में भी ये कहा गया है कि बीमार के समय भोजन करना विष के बराबर है। आप औषधि के अनुसार आहार लीजिए, लेकिन आप खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कितनी भी दवाई ले लेंगे तो ज्यादा दिन स्वस्थ नहीं रह सकते। आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर साहब आपको 10 चीजें बताते हैं, इस चीज का खाने का ध्यान रखिए, वो करिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब भगवान ने 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ हमें बनाया, मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य अपने लिए क्यों नहीं कर पा रहा है। हमारे पास सबसे बड़ी चीज आती है सामने कि मैं कई कॉलेज में लेक्चर देने गया तो उसमें विद्यार्थियों ने बोला कि हमारे पास समय नहीं है, या हमें इस चीज की जानकारी नहीं है, ये चीज कर नहीं पाते। तो मैंने उनको पूछा कि समय नहीं है तो आप कितना समय दे सकते हैं। 10 मिनट का समय दे सकते हैं, 20 मिनट का समय दे सकते हैं, आधी घंटा का समय दे सकते हैं। जब मोबाइल पर हम पता नहीं सोशल मीडिया पर क्या क्या चीजें देखते हुए 2-2 घंटे लगा देते हैं और हमारे पास में समय नहीं है। ये आप हर किसी का ये रहता है जवाब कि समय नहीं है। तो समय अपने को निकालना पड़ेगा।
मैं कितना भी कुछ भी बोल दूँ, सब बातें स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन वो सब चीज़ें, क्रियाएँ करनी तो अपने को स्वयं के लिए पड़ेगी। हमारा जीवन एक ही है, ये ध्यान रखिए। हम बातें अनेकों सुन सकते हैं, अच्छी बातें हैं, मेरी बातें सुन कर के हम खुश हो जाएँगे, अच्छी लगेगी या किसी को ठीक नहीं लगेगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमें यदि स्वस्थ रहना है तो हमारे शारीरिक अभ्यास, क्रियाओं का अभ्यास, आहारचर्या, इन चीज़ों का, दिनचर्या का ध्यान रखना पड़ेगा। सफलता की ओर चलने के लिए जीवन में स्वस्थ और सुखी रहना है, तो हमारे शरीर का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ये भगवान का दिया हुआ ऐसा अनमोल हमारे पास में रत्न है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। आप किसी बाज़ार में चले जाइए, कोई वस्तु लेके आ जाइए, उसकी कीमत होगी, मनुष्य की कोई कीमत आप लगा नहीं सकते। हम बहुत कुछ ऊँचाइयाँ प्राप्त कर लेंगे, वैज्ञानिक बन जाएँगे, अच्छे सैनिक बन जाएँगे, संगीतकार बन जाएँगे, साहित्यकार बन जाएँगे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कब तक करेंगे हम? इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि मरना कोई नहीं चाहता, जीना सब चाहता है। खेती करना कोई नहीं चाहता, अनाज सबको चाहिए। गाय रखना कोई नहीं चाहता, देसी अच्छा दूध सबको चाहिए। तो अब हमें स्वस्थ रहने के लिए करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें प्राकृतिक चिकित्सा और अ, दैनिक दिनचर्या के अनुसार मैंने रखने का प्रयास किया है। किसी प्रकार की त्रुटि रही हो तो मैं आप सभी साथियों से क्षमा चाहूँगा, और ऑनलाइन जितना मैं बता सकता था उसका मैंने एक छोटा-सा प्रयास किया है। और जो मैंने बातें बताई है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आप लोगों ने भी कहीं सुनी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने ही सब कुछ ये रचना रची है। मैंने भी कहीं से ही पढ़ा है, अध्ययन किया है, जो चीज़ मेरी स्मृति में जो मुझे मिला है, वही मैंने प्रसाद स्वरूप आप सब लोगों के सादर चरणों में रखने का मैंने प्रयास किया है। और मैं पुनः डॉक्टर प्रद्युमन जी को और एनोमो टीम को पूर्व धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज इस मकर संक्रांति के अवसर पर मुझे ऐसा अच्छे स्वस्थ जीवन और पुण्यार्थ काम के लिए मुझे मौका दिया। और आज से हम सूर्योदय की ओर रवाना हो रहे हैं। आज मकर संक्रांति है, तो आप सबको मेरी पुनः बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और नित्य प्रति माँ भारती के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का जीवन स्वस्थ और सुखी रहे, आनंदित रहे। जय भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवाराम जी। आपने बहुत संक्षिप्त में पर बहुत सारगर्भित और ताकतवर बातें हम लोगों के साथ साझा करी। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी साथी जो आज जुड़े होंगे, उन्हें ये काफ़ी रोचक जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी और इसे हम न सिर्फ़ सुनेंगे, अपितु अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, अपने परिवारजनों के साथ साझा करेंगे, जिससे कि सभी का जीवन अ, अभी जिस स्तर पर हम हैं, उससे एक स्तर ऊपर कम से कम हम ले जा सकें। तो एनएमओ बीकानेर परिवार की ओर से डॉक्टर देवाराम जी को मैं व्यक्तिगत रूप से और सांगठनिक रूप से बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वे आज मकर संक्रांति होने के बावजूद, अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता होने के बावजूद समय निकाल कर हमारे बीच जुड़ सके, उपस्थित हुए और इतनी अच्छी बातें हम लोगों के साथ साझा करी। इसके लिए आपका सभी की ओर से हार्दिक आभार।